भाग 2। जो याद आ चुका है उसे पाने की सहायक विधियाँ। चैप्टर 23। आपके आकर्षण बिंदु में सुधार हेतु 22 प्रामाणिक विधियाँ। अब जब आप इस पुस्तक में इतना आगे तक आ चुके हैं तो आपको ऐसा बहुत कुछ याद आ चुका होगा जो आप हमेशा से जानते थे। अब आपको याद होगा कि आप स्रोत ऊर्जा का विस्तार हैं और आप इस भौतिक शरीर में इस अग्रणी समय अंतराल वास्तविकता में इस उद्देश्य से आए हैं कि अपने विचारों को आनंदपूर्वक उस सीमा से आगे ले जाएं जहां वे पहले कभी गए हैं। अब आपको याद होगा कि आपके भीतर एक मार्गदर्शन प्रणाली है जो आपको यह जानने में सहायता करती है कि प्रतिक्षण आप अपने स्रोत के साथ अपने संबंधों को फिलहाल कितनी स्वीकार्यता प्रदान कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि आप जितना बेहतर महसूस करते हैं उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप के अनुकूल होते जाते हैं और आप जितना बुरा महसूस करते हैं आप इस महत्वपूर्ण संबंध को उतना ही अधिक अस्वीकार कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप बन कर या पा नहीं सकते और आपको याद होगा कि यदि आपकी मुख्य मंशा अच्छा महसूस करने की है और यदि आप जहाँ हैं वही सबसे बेहतर करने का प्रयास करें तो निसंदेह आप अपने स्वाभाविक आनंद स्वरूप को पा सकते हैं। अब आपको याद होगा कि आप मुक्त हैं, बल्कि आप इस हद तक मुक्त हैं कि बंधन को भी चुन सकते हैं और आपके साथ जो भी कुछ घट रहा है वह आपके ही विचारों पर विचार करने की प्रतिक्रिया है। अब आपको याद होगा कि भले ही आप अपने अतीत, वर्तमान या भविष्य पर विचार कर रहे हों, आप ऐसे कंपनों को प्रस्तावित कर रहे हैं जो आपके आकर्षण बिंदु के बराबर हैं। अब आपको याद होगा कि आकर्षण का नियम सदैव निष्पक्ष रहता है और इसमें कोई बेइंसाफी नहीं है। आपको जो कुछ भी मिल रहा है वह उन कंपनों की प्रतिक्रिया है जो आप अपने विचारों पर विचार करके प्रस्तावित करते रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अब आपको याद होगा कि कल्याण आपके जगत का आधार है और जब तक आप कुछ ऐसा नहीं कर देते जो अस्वीकार्य हो तब तक आपको कल्याण का ही अनुभव होता है। आप इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और प्रतिरोध भी, लेकिन केवल भलाई, समृद्धि, स्पष्टता और आपकी सभी शुभ इच्छाओं की धारा ही प्रवाहित होती है। और अब आपको याद होगा कि कोई अंधियारा पक्ष नहीं है, बुराई का या बीमारी या कमी का कोई स्रोत नहीं है। आप कल्याण को स्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकार भी, लेकिन आपके साथ जो कुछ भी होता है वह आपका किया है। क्या मैं कुछ सुधारना चाहता हूँ कि आपका वर्तमान जीवन आपको हर तरह से प्रीतिकर है तो आपको इसे आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं, शायद कोई ऐसी कमी जिसे आप शामिल करना चाहें या कुछ ऐसा अवांछित जिसे आप त्यागना चाहते हो, तो आगामी विधियां आपके लिए अत्यधिक महत्व रखती हैं। आपकी प्रतिरोधी विचारों की आदत वह एकमात्र चीज है जो आपको आपकी इच्छित वस्तुओं को स्वीकार करने से दूर रखती है। और चूंकि निश्चित ही आपने विचारों के इस प्रतिरोधी पैटर्न को जानबूझकर विकसित नहीं किया है, आपने इन्हें मात्र भौतिक प्रभावों के चलते थोड़ा थोड़ा करके और अनुभव दर अनुभव से चुना है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, यदि आप ऐसा कुछ नहीं करते जिससे भिन्न कंपन प्रस्तावित हो तो आपके अनुभवों को भी कोई नहीं बदल सकता। आगामी पृष्ठों पर दी गई विधियों को आपकी सहायता के लिए इस तरीके से तैयार किया है जिससे आप प्रतिरोध के किसी भी पैटर्न को धीरे धीरे त्याग कर सकेंगे, वह भी इस तरीके से कि जिस प्रकार आपने इन सभी प्रतिरोधी प्रारूपों को एक साथ विकसित नहीं किया, आप इनका त्याग भी एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन आप इन्हें त्याग देंगे विधि दर विधि, खेल दर खेल। इस विधि शब्द की जगह खेल शब्द का प्रयोग करेंगे। दिनों दिन आप धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से पुनः वह व्यक्ति बनने लगेंगे जो अपने स्वाभाविक कल्याण की ओर जाने की अनुमति देता है। आपको देखने वाले आपके साथ घट रहे अनुभवों में उतरने वाली चीजों और आपके द्वारा प्रसारित होने वाले आनंद को देखकर हैरान रह जाएंगे और आप जन्म से प्राप्त उस पूरे विश्वास एवं निश्चितता सहित बता सकेंगे कि मैंने वह तरीका खोज लिया है जिससे मैंने कल्याण के प्रवाह को स्वीकार किया जो मेरे लिए स्वाभाविक है। मैंने स्वीकार्यता की कला का अभ्यास करना सीख लिया है। इन विधियों के उपयोग संबंधी सुझाव। हम अत्यधिक उत्साह और प्रभावशाली उम्मीदों के साथ आपको आगे वह विधियां बताने जा रहे हैं। हम आपको आपके पास जब भी समय हो प्रत्येक विधि को इसमें सुझाए तरीके का वास्तव में उपयोग किए बिना पढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं।
आपकी इन विधियों को पढ़ने पर यदि ये इस समय आपके लिए मूल्यवान होगी, तो आप में उसे करने की प्रबल लालसा अनुभूत होगी। आप जिनके प्रति उत्साह महसूस करें, उन्हें चिन्हित भी कर सकते हैं। तब जब आपके पास उस विधि को करने का समय हो, तो शुरुआत उससे करें जिसके प्रति आपको सबसे अधिक उत्साह की अनुभूति है। आरंभ करने के लिए वह सबसे उपयुक्त स्थान होगा। वास्तव में आप इनमें से किसी भी विधि को चुनकर और इससे सुस्पष्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस पुस्तक की प्रत्येक प्रक्रिया आपके प्रतिरोध को त्यागने और आपके कंपनों को बढ़ाने में सहायता देगी। हालांकि आपकी इच्छा और आपका मौजूदा प्रतिरोध स्तर तुरंत ही अन्यों की तुलना में कुछ विधियों को आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देंगे। इन विधियों और इनमें प्रयोग किए गए उदाहरणों को पढ़ते समय आपको महसूस हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है, तो आपको उन विधियों के उपयोग से लाभ हो सकता है। हालांकि चूंकि आपके जीवन में बहुत तरह के अनुभवों के साथ बहुत तरह की भावनाएं प्रस्तावित होती हैं, इसीलिए ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि आपके मौजूदा विशिष्ट अनुभवों के लिए आपको कौन सी विधियों का उपयोग करना श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अपने मार्ग से पेड़ हटाएं। कुछ विधियां आपको अपनी इच्छा पर अधिक स्पष्टता सहित केंद्रित होने में मदद करेंगी, जिससे आपका आकर्षण बिंदु और अधिक प्रबल हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश आपको अत्यधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़े, तब वह विधि जो आपके और अधिक ऊर्जा आह्वान का कारण बनी है, वास्तव में आपके लिए अनुत्पादक रहेगी। पहले हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि यदि आप 100 मील प्रति घंटे की गति से वाहन चला रहे हैं और वह पेड़ से टकरा जाए, तो इससे बड़ी परेशानी है कि हम 5 मील प्रति घंटे की गति से वाहन चला रहे हों और वह पेड़ से टकरा जाए। अब हमारे उपमान में आपके वाहन की गति आपकी रचनात्मक ऊर्जा के जैसे है, जिसका आप अपनी इच्छा के कारण आह्वान कर रहे हैं, और पेड़ आपके विरोधाभासी विचारों या प्रतिरोध के जैसा है। अक्सर लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकमात्र विवेकपूर्ण विकल्प वाहन को धीमा करना है, लेकिन हम वह शिक्षक हैं जो आपको मार्ग से पेड़ को हटाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ने इस पुस्तक में जो विधियां दी हैं, उन्हें आपके मार्ग से प्रतिरोधों को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि इससे बेहतर और कुछ नहीं होता कि आप जीवन को उस गति के साथ जी सके जिसके आप अभ्यस्त हैं और मार्ग में कोई पेड़ न हो। अपनी भावनाओं को अपना मार्गदर्शक बनाएं। आप निरपवाद रूप से अपने जीवन के भावात्मक दायित्वों को अनुभव कर रहे हैं। ये भावनाएं आपकी वे कुंजियां हैं। आपके लिए वर्तमान में उपयोग करने हेतु कौन सी विधि सबसे बेहतर है? सामान्यतः आप जितना अच्छा अनुभूत करते होंगे, उतनी ही न्यून संख्या वाली विधि आपके लिए लाभप्रद होगी। जितना बुरा महसूस कर रहे होंगे, उतनी ही अधिक संख्या वाली विधि आपके लिए लाभकारी होगी। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह पहचानना है कि किस विधि को करने के पूर्व की फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। प्रत्येक विधि के आरंभ में हमने एक भावात्मक सीमा निर्दिष्ट की है, जो हम प्रत्येक दिन के लिए सुझाते हैं। उस भावात्मक सीमा के भीतर आने वाली सभी विधियां जिन्हें आप वर्तमान में महसूस कर सकें, आपकी शुरुआत के लिए आदर्श स्थान है। शुरुआत अपनी अनुभूतियों में सुधार से करें। इनमें से कुछ विधियां विशिष्ट जीवन अनुभवों की ओर उन्मुख हैं, जैसे आपकी वित्तीय स्थिति में बढ़ोतरी या भौतिक कल्याण, लेकिन इनमें से अधिकांश विधियों को कैसे भी हालात में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। हमारा आपसे पक्का वादा है कि इन विधियों के उपयोग से आप में तथा आपके जीवन में सुधार आएगा, क्योंकि आप इन विधियों को बिना अपनी अनुभूतियों में शामिल किए कार्यान्वित नहीं कर सकते। आप अपनी अनुभूतियों में प्रतिरोध को छोड़े बिना सुधार नहीं कर सकते, और इससे आपके आकर्षण बिंदु में भी सुधार आता है। जब आप अपने आकर्षण बिंदु को सुधार लेते हैं, तो आकर्षण का नियम निश्चित रूप से आपके लिए हालात, घटनाएं, रिश्ते, अनुभव, संवेदनाएं और आपके कंपन परिवर्तन के प्रबल प्रमाण प्रदान करते हैं। यही नियम है। इनमें से कुछ विधियां आपकी पसंदीदा बन सकती हैं, कुछ को आप प्रतिदिन उपयोग करना चाहेंगे, कुछ को आप संभवतः कभी उपयोग नहीं करेंगे, कुछ को संभवतः आप पहले उपयोग करेंगे और फिर वे आपके लिए आवश्यक नहीं रहेंगी, और कुछ का अभ्यास आप पुनः आरंभ करेंगे जब विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। इच्छा है कि आप इन विधियों का सुविधापूर्वक उपयोग आरंभ करें, क्योंकि हम जानते हैं इनसे आपके जीवन अनुभवों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हमारे दृष्टिकोण से इन्हें इस तरह डिजाइन करने का प्रभावी कारण आपका उस ऊर्जा के साथ पुनः तालमेल बनाना है जो आपका वास्तविक स्वरूप है, और इस प्रक्रिया से आप पुनः अपने स्वाभाविक आनंद में लौट जाते हैं
और हाँ, इसका एक अतिरिक्त लाभ भी है, इससे आपको वह हासिल करने का अवसर मिल जाता है जिसकी आपने कभी इच्छा की होगी। चैप्टर 24। क्या आपने इस पर मुस्कुराता मुखौटा लगाया है? आपकी भावनाएं आपके अपने अनुभवों के बोधपूर्ण नियंत्रण के लिए आवश्यक है और निश्चित ही ये आपके खुशनुमा जीवन अनुभवों को कायम रखने के लिए आवश्यक है। उसी तरह जैसे आप अपनी उंगलियों को गर्मी के प्रति असंवेदनशील बनाने के लिए उन्हें दबाते नहीं हैं या अपने वाहन के फ्यूल गेज सूचक को ढकने के लिए डैशबोर्ड पर मुस्कुराते चेहरे का स्टिकर लगाते हैं, क्योंकि आप ईंधन समाप्त होते नहीं देखना चाहते। आप अपनी अनुभूतियों पर मुखौटा नहीं लगाना चाहते जो आपकी वास्तविक अनुभूतियों से अलग महसूस करने का दिखावा करे। इस तरह दिखावा करने से आपके काल्पनिक आकर्षण बिंदु में तो कोई बदलाव नहीं होता। अपने काल्पनिक प्रस्तावों को केवल इस तरह से कर सकते हैं और जब आप अपने काल्पनिक प्रस्ताव बदल देते हैं तो आपको बदलाव महसूस होने लगते हैं। अपने काल्पनिक प्रस्तावों को बदलने हेतु ऊर्जा केंद्रण। जब आप कोई बीता हुआ अनुभव याद करते हैं तो आप ऊर्जा पर केंद्रित होते हैं। जब आप भविष्य में होने वाली किसी संभावित चीज की कल्पना करते हैं तो आप ऊर्जा पर केंद्रित होते हैं। और निश्चित ही जब आप अपने वर्तमान में किसी चीज को देखते हैं तो भी आप ऊर्जा पर केंद्रित होते हैं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप अतीत, वर्तमान या भविष्य में से किस पर केंद्रित हैं। आप तब भी ऊर्जा पर ही केंद्रित होते हैं और आपका आकर्षण बिंदु या ध्यान आपने एक कंपन प्रस्तावित करने का कारण बनता है जो आपका आकर्षण बिंदु होता है। जब आप किसी चीज पर विचार करने, याद करने या कल्पना करने में समय बिताते हैं तो आपके भीतर एक कंपन सक्रिय होता है। यदि आप इस विचार पर वापस लौटते हैं तो आप पुनः कंपन को सक्रिय कर देते हैं। आप किसी विचार पर जितनी अधिक बार पुनः लौटते हैं वे कंपन उतने ही अंतरंग होते जाते हैं और आपके लिए उन्हें सक्रिय करना आसान हो जाता है। आखिरकार वे आपके भीतर एक प्रबल कंपन पैटर्न बन जाते हैं और चूंकि वे आपके कंपन पैटर्न में बड़ी भूमिका रखते हैं, अतः इससे संबंधित चीजें आपके अनुभवों में दिखाई देना आरंभ हो जाती हैं। और इस तरह आपके कंपन क्या प्रस्तावित कर रहे हैं उसे समझने के दो अचूक तरीके हैं। देखिए, आपके अनुभव में क्या घट रहा है, आप जिस पर केंद्रित हैं और जो प्रत्यक्ष हो रहा है उनमें सदैव काल्पनिक तालमेल होता है। और इस पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं निरंतर आपके काल्पनिक प्रस्तावों और आपके आकर्षण बिंदु को लेकर फीडबैक देती रहती हैं। स्वदेशी सृजनकर्ता बनने हेतु आपको बोधपूर्वक जागरूक रहना होगा। हमें लगता है कि यह बहुत अद्भुत होता है जब आप अपनी सोच व अनुभूति तथा जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसके बीच सह संबंध बनाना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि तब उस बोधपूर्ण जागरूकता द्वारा आप अपने विचारों में वह स्वदेश्य पूर्वक संशोधन कर सकते हैं जिससे आप उस चीज को आकर्षित कर सकें जो आपको अधिक प्रीतिकर हो। लेकिन स्वदेशी सृजन का सबसे संतोष प्रदायक पहलू आपके द्वारा सोचे जा रहे विचारों की अनुभूतियों के प्रति संवेदनशील होना है, क्योंकि तभी किसी बुरे अनुभव होने वाले विचार को अच्छे महसूस होने वाले विचार में बदलने की संभावनाएं होती हैं। इससे कुछ अवांछित घटने के पूर्व ही आपके आकर्षण बिंदु में सुधार हो जाता है। वे अत्यधिक सरल होता है क्योंकि अवांछित भौतिक प्रत्यक्षीकरण होने के पूर्व ही अपने विचारों की दिशा को किसी बेहतर अनुभूति की तरफ स्वदेश्य पूर्वक परिवर्तित कर दिया जाए। अब आप समझ गए होंगे कि स्वदेशी सृजन का अर्थ अपने विचारों को अच्छी अनुभूतियों की दिशा में स्वदेश्य पूर्वक निर्देशन है। अच्छे अनुभूत होने वाले विचारों के स्वदेश्य पूर्वक चयन से आपको संतुष्टि का एहसास होता है और तब इन अच्छी अनुभूतियों को प्रत्यक्ष होते देखने का आनंद लेते हैं, जो कि लाजमी है। इसके अलावा अधिक अच्छी महसूस न होने वाले विचारों तथा उसके बाद के अवश्य संभव अधिक अच्छे महसूस न होने वाले प्रत्यक्षीकरण को पहचानने से भी कुछ संतोष मिलता है, क्योंकि अब शक्तिशाली आकर्षण के नियम के प्रति आपकी बोधपूर्ण जागरूकता से आपने नियंत्रण की अनुभूति प्राप्त कर ली है। अपने विचारों और अनुभूतियों तथा आगामी प्रत्यक्षीकरण के बीच सह संबंध बनाए बिना आपको अपने अनुभव में आने वाली घटनाओं पर बोधपूर्वक नियंत्रण नहीं रह जाता। एक के नियंत्रण के प्रयास में दूसरे अनियंत्रित हालात होते हैं। ज्यादातर लोगों के अधिकांश विचार कंपन वे जो कुछ देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया होते हैं। जब वे कोई अद्भुत चीज देखते हैं तो उन्हें अद्भुत अनुभूति होती है, जब वे कोई बुरी चीज देखते हैं तो उन्हें बुरी अनुभूति होती है। लेकिन वे मानते हैं कि उनका इन अनुभूतियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उन हालात को नियंत्रित नहीं कर सकते जिन्हें वे देख रहे हैं।
बहुत से लोग अपना पूरा जीवन हालात को नियंत्रित करने के प्रयास में गुजार देते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि हालात को नियंत्रित करने पर वे बेहतर महसूस कर सकेंगे, लेकिन भले ही वे दूसरों के कार्यों पर कितने ही अधिक नियंत्रण हासिल कर ले, वह कभी पर्याप्त नहीं होता क्योंकि हमेशा कोई दूसरी अनियंत्रित परिस्थिति होती है। दूसरों के जीवन में आपका कोई रचनात्मक अधिकार नहीं है क्योंकि वे स्वयं अपने कंपन प्रस्तावित कर रहे हैं जो उनके अपने आकर्षण बिंदु के समान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने कंपन प्रस्तावित कर रहे हैं जो आपके आकर्षण बिंदु के समान है। स्वदेशी सृजन यानी अच्छा महसूस होने वाले विचारों को चुनना। बहुत से लोग कहते हैं एक बार ये हालात बदल जाएं तो मुझे अच्छा महसूस होने लगेगा। जब मेरे पास अधिक पैसा होगा या अच्छे घर में चला जाऊंगा या बेहतर नौकरी या बेहतर जीवन साथी मिल जाएगा तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। हम इस बात से असहमत नहीं है कि कुछ ऐसा देखना अधिक बेहतर रहता है बजाय उसकी जो अधिक पसंद न हो, लेकिन यह अपने आप में उलटबासी है। स्वदेशी सृजन का अर्थ हालात में परिवर्तन करना और इस बदली परिस्थिति में बेहतर अनुभूति को प्राप्त करना नहीं है। स्वदेशी सृजन का अर्थ उस विचार को चुनना है जो आपको उसे चुनते समय ही अच्छा महसूस होने लगे और जो परिस्थितियों में बदलाव का कारण भी बने। उदाहरण के लिए, बेशर्त प्रेम वास्तव में अपने प्रेम के स्रोत के साथ संबंध बनाए रखने की इच्छा है, जिससे आप स्वदेशीपूर्वक उन विचारों को चुन लेते हैं जो आपके संबंधों को स्वीकार कर सके। फिर आपका आगे चलकर चाहे कुछ भी परिणाम आए और आप अपने आकर्षण बिंदु को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाने पर अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा, उन परिस्थितियों को बदलना ही होगा। केवल काल्पनिक सीमा में विचारों को कर सकते हैं आकर्षित। कुछ लोग कहते हैं स्वदेशी सृजन संबंधी ये बातें काफ़ी सरल मालूम पड़ती हैं, लेकिन मुझे इसे करने में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? मुझे अपने विचारों को नियंत्रित करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ऐसा लगता है मेरे विचार शासक हो गए हैं। मुझे लगता है मेरे विचार अपने आप विचार कर रहे हैं। याद रखिए, आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली नियम है और आपके लिए संभव नहीं है कि आप किसी ऐसे विचार को खोजें व बनाए रखें जो आपके मौजूदा काल्पनिक रुझान बिंदु विचार से काफ़ी अलग हो। आप केवल उसी विचार तक पहुंच सकते हैं जिसके कंपन आपकी मौजूदा काल्पनिक सीमा के भीतर हो। क्या आपने कोई ऐसा संगीत सुना है जो आपको अच्छा लगा हो, लेकिन जब बाद में आपने वही संगीत फिर से सुना तो ज़रा भी पसंद ना आया हो? उसे पहली बार सुनते समय आप मुस्कुरा रहे थे, शायद उस संगीत पर झूम भी रहे होंगे। वहीं दूसरी बार उसे सुनते समय आपको वह संगीत परेशान करने वाला और कष्टप्रद लगा। आपने जो अनुभव किया था वह उस संगीत के साथ आपका काल्पनिक तालमेल था। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने वास्तविक स्वरूप के निकट होते हैं तो संगीत आपकी अच्छी अनुभूतियों के साथ मिश्रित हो जाता है, लेकिन जब आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ अनुकूलित नहीं थे तो वह संगीत केवल आपके कल्याण के कंपनों के बीच उस अंतर को इंगित कर सका जो आपका वास्तविक स्वरूप है और जो इस क्षण आपका प्रतिरोधी कंपन है। कभी ऐसा समय भी होता है जब आपके मित्र आपको ठेस पहुंचाकर या चढ़ाकर बेहतर महसूस होने वाले विचार तक पहुंचा देते हैं, जबकि अन्य अवसरों पर उनका ठेस पहुंचाना या चिढ़ाना आपको बुरा अनुभव करवाता है। आपको बेहतर महसूस करवाने में उनको मिली किसी भी सफलता के पीछे अधिकांशतः यह होता है कि आप फिलहाल तालमेल से कितना दूर हैं, क्योंकि जहां छोटी काल्पनिक छलांग लगाना सरल होता है वहीं बड़ी छलांग लगाना कठिन बल्कि असंभव होता है। विधियों का उद्देश्य आपका प्रतिरोध समाप्त करना है। आगामी पृष्ठों पर आप वे विधियां पाएंगे जो धीरे धीरे आपको आपके काल्पनिक आकर्षण बिंदु में सुधार करने में सहायता देंगी। इसमें आपकी मौजूदा काल्पनिक स्थिति व्यक्ति दर व्यक्ति और समय दर समय अलग होती है। इस तरह आप विधियों से प्राप्त अनुभव द्वारा जान जाते हैं कि फिलहाल वह विधि आपके लिए उचित है या नहीं। देखते, याद करते, सोचते और चर्चा करते हुए आप जिन विचारों का अभ्यास करते हैं वे आपके सबसे अधिक प्रबल विचार या विश्वास बन जाते हैं जो अब आपके आकर्षण के बिंदु पर प्रभुत्व रखते हैं, और आप जिस भी विचार पर ध्यान देते हैं या केंद्रित होते हैं वह आपकी भावात्मक प्रतिक्रिया की अनुभूति का कारण बन जाता है। इस तरह समय के साथ आप विशिष्ट चीज़ों के बारे में विशिष्ट तरह से सोचने लगते हैं और हम इसके लिए भावात्मक रुझान बिंदु का नाम देते हैं। निम्नलिखित विधियों को मैं 1 से 22 तक संख्याएं दे रही हूँ। आप इनमें से अपने कल्याण के स्रोत के साथ काल्पनिक तालमेल में
जिसके भी जितने निकट होंगे उससे न्यून संख्या की तकनीकें आपको पूर्णतः पुनः अनुकूलित करने के लिए उतनी ही अधिक सहायक होंगी। आप स्रोत के साथ अपने मौजूदा काल्पनिक तालमेल से जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही अधिक संख्या वाली विधि आपका तालमेल पुनः बना सकेगी। मान लेते हैं आप उसमें से हैं जो आमतौर पर अपने कल्याण के स्रोत के साथ तालमेल के इतने निकट हैं कि आप 12 नंबर विधि से पहले की किसी विधियों का शायद ही उपयोग करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके कारण आपके कंपन आपके संबंधों की सामान्य सीमा से नीचे चले जाए, और यदि ऐसा होता है तो आपको अधिक संख्या वाली विधियों से लाभ हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह अपवाद है। आपके मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु में सौदेश्य पूर्वक बदलाव करना। वहीं दूसरी ओर आप संभवतः उनमें से एक हो सकते हैं जिन्हें यह न याद हो कि अंतिम बार किसी चीज़ के बारे में आपने अच्छा महसूस कब किया था। आप जिंदगी में ऐसे हालात देख रहे हैं। संभव है आपने अपने रुझान बिंदु को ऐसे विकसित कर लिया है जो आपको निरंतर कल्याण के संबंधों की सीमा से बाहर रख रहे हैं। ऐसा होने पर आपको पहली 5 या 6 विधियों में से कोई राहत नहीं मिलने वाली, और आपको संभवतः थोड़ी राहत हमारी यहाँ बताई गई विधियों में से केवल अंतिम विधि की शुरुआत से मिल सकती है। लेकिन हम आपको जिस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ का एहसास कराना चाहते हैं वह यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं या आप इसे कितनी तेज़ी से महसूस कर पाते हैं। मायने यह रखता है कि आप बोधपूर्वक कुछ राहत पा सकेंगे, फिर चाहे ये कितनी ही कम क्यों ना हो, और आप यह समझ सकें कि आपकी राहत उन सौदेश्य पूर्वक प्रयासों का ही नतीजा है जो आपने किए हैं, क्योंकि जब आप राहत पाने के काबिल होंगे तभी आप अपने अनुभवों पर रचनात्मक नियंत्रण पुनः प्राप्त कर सकेंगे, और तब आप जहां इच्छा हो उसी तरफ आगे बढ़ सकेंगे। याद रखिए, इनमें से प्रत्येक विधि का उद्देश्य आपकी काल्पनिक आवृत्ति को ऊपर उठाना है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि इनमें से प्रत्येक विधि का उद्देश्य आपके प्रतिरोध को कम करना है, या इन विधियों का उद्देश्य प्रतिरोध से राहत पाना है, अथवा इन विधियों का उद्देश्य बेहतर एहसास है, या इन विधियों का उद्देश्य मेरे भावात्मक रुझान बिंदु में सुधार करना है। विधि आरंभ करने के कुछ मिनट बाद यदि आप उतना अच्छा या उससे बेहतर महसूस न कर सकें जितना शुरुआत से पहले कर रहे थे, तो उस विधि को वहीं रोक दें और इससे अधिक संख्या वाली किसी दूसरी विधि को चुनें। हल्के हो जाएं और इन सब का आनंद लें। हमने यहाँ विधि, तकनीक या खेल शब्दों को अदल बदल कर प्रयोग किया है, क्योंकि ये ऐसी शक्तिशाली विधियां हैं जिनकी सहायता से आप जिस भी चीज़ की इच्छा रखते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। यदि आप इन्हें खेल की तरह लेंगे तो इससे आपको बेहद कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, जो उसे किसी टूटी चीज़ को जोड़ने के लिए किसी साधन के तौर पर लेने से होगा। इन विधियों में सफलता पाने की कुंजी इस बात में है कि ये वास्तव में आपके प्रतिरोध को त्यागने की क्षमता को बढ़ा देंगे। आप जितना अधिक विनोदशील रहेंगे, आप उतना ही प्रतिरोध कम करेंगे। इन विधियों का स्वदेश्य पूर्वक उपयोग आपको अपने भावात्मक रुझान बिंदु को बढ़ाने में सहायक होगा, और इस तरह आपके आकर्षण बिंदु को बदला जा सकेगा। वो एक सुधार फौरन, यहाँ तक कि इस खेल के कार्यान्वयन के पहले ही दिन से दिखाई देने लगेंगे। तब अभ्यास बढ़ाने पर आप अपने जीवन के प्रत्येक विषय से संबंधित आकर्षण बिंदु में सुधार कर सकेंगे। आप इस क्षण अपनी वास्तविकता के सृजनकर्ता हो। अपने अनुभवों के सृजनकर्ता आप स्वयं हैं। भले ही आप यह जानते हो या नहीं, आपका जीवन अनुभव उन कंपनों की सुस्पष्ट प्रतिक्रिया में प्रकट होता है जो आपके विचारों के परिणामों से प्रसारित होता है, भले ही आप इसे जाने या नहीं। हमने यहाँ जो विधियाँ बताई हैं वे आपको उस व्यक्ति में रूपांतरित कर देंगी जो अपनी वास्तविकता का अनजाने में या स्वतः ही सृजन करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी वास्तविकता का स्वदेशी सृजन करता है। आपके द्वारा इन विधियों को उपयोग करने से आपको अपने जीवन अनुभवों के सभी पहलुओं का सुस्पष्ट नियंत्रण हासिल हो जाएगा। हम अत्यधिक प्रेम और उत्साह के साथ इन जीवन परिवर्तित करने वाली विधियों को आपके सुपुर्द करते हैं। यहाँ अथाह प्रेम है आपके लिए। चैप्टर 25, विधि 1, सराहना का आवेश। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप किसी अच्छे मूड में बाजी लगाना चाहें, जब आप किसी व्यक्ति या चीज़ के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहें, जब आप सौदेश्यपूर्वक अपने मौजूदा अच्छा महसूस होने वाले रुझान बिंदु को बनाए रखना चाहें, जब आप अपने मौजूदा अच्छे एहसास को बनाए रखना
बल्कि सुधारना चाहते हो। जब आप स्वदेशपूर्वक किसी ऐसी चीज़ पर केंद्रित रहना चाहते हो जो आपके रुझान बिंदु के लिए लाभकारी है। जब आप किसी कतार में चल रहे हो, खड़े हों या वाहन चला रहे हों और कुछ ऐसा करना चाहें जो रचनात्मक रूप से उत्पादक हो। जब आप अपने समक्ष कुछ ऐसा देखें जिससे आपको नकारात्मक भावनाओं की स्थिति में ले जाने की संभावना हो और आप अपने कंपनों को नियंत्रित करना चाहते हो। जब आपके अपने विचार या आप जिनके साथ हों उसके शब्द संभावित रूप से नकारात्मक दिशा में जाने लगे और आप लक्षित विषय की दिशा को नियंत्रित करना चाहते हो। जब आप जानते हो कि आप नकारात्मक भावनाओं को अनुभव कर रहे हैं और आप अपनी इस अनुभूति को बदलना चाहते हो। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। यह सराहना की आवेश विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। प्रथम, आनंद, ज्ञान, सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, प्रेम, सराहना। और 5, आशावाद। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो आप अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। मान लेते हैं आप सकारात्मक प्रत्याशा अनुभूत कर रहे हैं। चूंकि सकारात्मक प्रत्याशा चौथे स्थान पर है और चौथा स्थान 1 और 5 के मध्य है, जो मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा के लिए सराहना और आवेश की सलाह देता है। यह विधि फिलहाल आपके द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सराहना का आवेश खेल को कहीं भी और कभी भी खेला जा सकता है, क्योंकि इस खेल को बड़ी आसानी से सिर्फ अपने मन को खुशनुमा विचारों की ओर मोड़कर खेला जा सकता है। यदि आप अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो इससे यह विधि और बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसकी शुरुआत अपने आसपास के मौजूदा परिवेश में देखकर अपनी कोई पसंदीदा चीज़ खोजने से करें। इस खुशनुमा वस्तु पर अपना ध्यान यह सोचते हुए केंद्रित रखें कि आप कितनी शानदार, खूबसूरत और उपयोगी वस्तु को देख रहे हैं, और जब आप इस पर लंबे समय तक केंद्रित रहेंगे उसके प्रति आपकी सकारात्मक अनुभूति बढ़ती जाएगी। आप अपनी अनुभूति में हुए सुधार पर ध्यान दें। आप अपने इस नए एहसास को सराहें। तब जब एक बार आपकी अच्छी अनुभूति स्पष्ट रूप से प्रबल हो गई, तब आप आरंभ करें अपने आसपास के परिवेश में सकारात्मक अवधान हेतु अपनी एक और मनपसंद चीज़ को चुनें। इसे अवधान हेतु ऐसी वस्तुओं को चुनने के लिए अपना विषय बनाएं जो सहज ही आपकी सराहना जागृत कर सके, क्योंकि यह विधि किसी परेशानी को खोजने और ठीक करने के लिए नहीं है। यह उच्च कंपनों के अभ्यास की विधि है। आप अपने को अच्छी लगने वाली चीज़ों पर जितने लंबे समय तक ध्यान देंगे, आपके लिए अच्छा महसूस होने वाली इस काल्पनिक आवृत्ति को बनाए रखना उतना ही आसान होगा। और जितना अधिक आप इन बेहतर महसूस होने वाली आवृत्ति को बनाए रख सकेंगे, आकर्षण का नियम आपको उतने ही अधिक अन्य विचार, अनुभव, लोग और चीज़ें प्रदान करता रहेगा जो आपके अभ्यासित कंपन के जैसी होंगी। चूँकि दिन का आरंभ करने के साथ ही सराहना के लिए चीज़ें खोजना आपका प्राथमिक उद्देश्य होगा, इस तरह कम प्रतिरोध के कंपनों का अभ्यास करते हैं और आप अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। चूँकि सराहना के कंपन आपके भौतिक व अभौतिक अस्तित्व के बीच सबसे शक्तिशाली संबंध है, यह विधि आपको उस स्थिति में लेकर जाएगी जिसमें आप अपने आंतरिक अस्तित्व से स्पष्ट निर्देश हासिल कर सकेंगे। आप सराहना का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपकी काल्पनिक आवृत्ति में प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा, और प्रतिरोध जितना कम होगा, आपका जीवन भी उतना ही बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा इस सराहना के आवेश का अभ्यास करने से आप उच्च कंपनों की अनुभूति से परिचित होंगे, जिससे यदि आप कभी आपके कंपनों के प्रतिरोध का कारण बनने वाले चर्चा के पुराने पैटर्न पर अगर वापस लौट भी जाएं, तो आपको यह बहुत जल्दी ज्ञात हो जाएगा कि इससे पहले ये कंपन अधिक बलवान हो जाएं। आपको सराहना के लिए जितनी अधिक वस्तुएं मिलती रहेंगी, यह उतना ही बेहतर महसूस होता रहेगा। यह जितना बेहतर महसूस होगा, आप इसे उतना ही अधिक करना चाहेंगे। आप इसे जितना अधिक करेंगे, यह उतना ही आपको बेहतर अनुभूत कराएगा। जितना बेहतर अनुभूत होगा, आप इसे उतना ही अधिक करना चाहेंगे। आकर्षण का नियम इस सकारात्मक विचारों व अनुभूतियों के शक्तिशाली वेग में तब तक सहायता देता रहेगा जब तक आप थोड़े से ही समय और प्रयासों के द्वारा आपका हृदय आपके वास्तविक स्वरूप के साथ आनंदपूर्ण तालमेल के गीत न गाने लग जाए।
और इस शानदार अनुभूति वाले कंपन में जहां प्रतिरोध मौजूद नहीं है, आप स्वीकार्यता की अतिरंजित स्थिति में होंगे। आप उस काल्पनिक स्थिति में होंगे जहां आप जिन चीज़ों की इच्छा रखते हैं वह सहज ही आपके अनुभवों की ओर प्रवाहित होंगी। यह जितना बेहतर होगा वह भी उतना ही बेहतर होता जाएगा। यदि खेल की शुरुआत में ही आपके कंपन इन उच्च कंपनों के पर्याप्त रूप के निकट होंगे और आप अपने को सहज व शीघ्र ही बेहतर महसूस होते स्थान पर उठते देखेंगे। तत्पश्चात यह सराहना का आवेश तब तक जारी रखें जब तक आपके पास समय रहे और जब तक आपको अच्छा महसूस होता रहे। यदि आप इस खेल को खेलते हैं और अधिक अच्छा महसूस नहीं होता, यदि एक के बाद एक आनंदपूर्ण विचारों पर केंद्रित रहने के बाद भी उत्थान गति अनुभव नहीं होती, अर्थात यह विधि आपको किसी भी तरीके से परेशान करने लगे, तो आप इसे रोक दें और इससे अधिक संख्या वाली विधि का चयन करें। भले ही आपको आकर्षण के नियम के बारे में कुछ भी ना पता हो, बल्कि यदि आप अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ अपने संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, फिर भी इस विधि के अभ्यास द्वारा आप अनजाने में ही स्वीकार्यता की कला का अभ्यास कर सकेंगे और आपने जिन भी चीज़ों को अपनी इच्छित वस्तु के रूप में पहचाना होगा, आपके अनुभव में वह प्रवाहित होने लगेगी। जब आप सराहना की दशा में होंगे, तब आपके कंपनों में प्रतिरोध लेश मात्र भी नहीं होगा और केवल आपका अपना प्रतिरोध ही वह चीज़ होगा जो आपकी किसी भी इच्छा से आपको दूर रखेगा। सराहना के आवेश में वस्तुतः आप अपनी काल्पनिक आवृत्ति को अपनी उस स्वीकृति पर टिकाए रखते हैं जिसे आपने अपने अनुभव के लिए मांगा है। अपने दैनिक अनुभवों में आप इसकी मांग करते रहते हैं और स्रोत निरपवाद रूप से इसका उत्तर देता है। और अब आपने इस सराहना के मोड में आप प्राप्ति का अभ्यास करने लगते हैं। अब आप सृजन, आप इसे आने देते हैं कि विधि के अंतिम चरण में है। शुरुआत में अच्छा ये रहेगा कि आप स्वदेशपूर्वक दिन में 10 से 15 मिनट विशेष रूप से इस विधि के लिए अलग रखें। कुछ दिनों बाद स्वदेशपूर्वक प्राप्ति और उन्नत कंपन बनाए रखने के लाभ से मिले आनंद के बाद आप प्रतिदिन अपने को इसे कई बार करते हुए पाएंगे, जो 1 सेकंड कम या 1 सेकंड अधिक अथवा विविध हालातों में हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह बहुत अच्छा महसूस होता है। उदाहरण के लिए, पोस्ट ऑफिस में कतार में खड़े होकर आप यह सोच सकते हैं, ये बेहद शानदार इमारत है। यह अच्छी बात है कि वे इसे साफ रखते हैं। मुझे देखकर अच्छा लगा कि डाकघर के कर्मचारी कितने मित्रवत हैं। मैं उस माँ के अपने बच्चे से बात करने के ढंग की सराहना करता हूँ। यह जैकेट तो देखने में बहुत अच्छी है। मेरा दिन बड़ा ही अच्छा जा रहा है। वाहन द्वारा काम पर जाते समय आप सोच सकते हैं, मुझे अपनी कार पसंद है। यह नया फ्रीवे शानदार है। बारिश होने के बावजूद मेरा समय अच्छा बीत रहा है। मुझे अपने वाहन का विश्वसनीय होना पसंद है। मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ। आप अपनी किसी भी सराहनीय वस्तु पर विशेष रूप से केंद्रित हो सकते हैं और उसकी सराहना के और अधिक कारण खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह बहुत अच्छी इमारत है। यहाँ पुराने डाकघर की तुलना में पार्किंग के लिए ज़्यादा जगह है। यहाँ काउंटर भी अधिक है, जिससे कतार पहले से अधिक तेजी से छोटी होती जा रही है। खिड़कियाँ बड़ी होने के कारण कमरा ज़्यादा हवादार लग रहा है। यह नया फ्रीवे शानदार है। यहाँ मेरी गति घटाने के लिए कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। इस ड्राइव के दौरान बेहद खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। एक बार जब आप प्रशंसा के लिए चीज़ें खोजने की ओर उन्मुख हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दिन ऐसी चीज़ों से भर गया है। आपके विचार और सराहना का एहसास आप में से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रहा है। अक्सर किसी व्यक्ति या चीज़ के प्रति सराहना के वास्तविक एहसासों के बीच रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह संवेदना आपके अपने स्रोत के साथ तालमेल की पुष्टि करती है। अब्राहम हमें सराहना के आवेश के बारे में और बताएं। जब भी आप किसी चीज़ की सराहना करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तब आप ब्रह्मांड को कह रहे हैं, कृपया ऐसा ही थोड़ा और दे दें। आपकी इस आशय से जुड़ी और कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं होती। और यदि आप अधिकांशतः सराहना की स्थिति में रहेंगे, तो आपको अच्छी चीज़ें आपकी ओर प्रवाहित होती रहेंगी। हमसे अक्सर पूछा जाता है, क्या सराहना से प्रेम अधिक बेहतर शब्द नहीं है? क्या अभौतिक ऊर्जा के लिए प्रेम अधिक वर्णनात्मक नहीं है? और हम कहते हैं, वस्तुतः प्रेम और सराहना के कंपन एक जैसे होते हैं। कुछ लोग इसके लिए कृतज्ञता या कृतज्ञता के एहसास शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सभी शब्द कल्याण के वर्णनात्मक हैं।
सराहना की इच्छा बहुत अच्छा पहला कदम है और जब आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके लिए आप धन्यवाद कहना चाहेंगे तो यह शीघ्र ही गति पा जाएगा। चूंकि आप सराहना को अनुभूत करना चाहते हैं, आप सराहना के लिए किसी को आकर्षित कर लेंगे और जब आप इसकी सराहना करते हैं तब आप सराहना के लिए किसी और चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं और तब समय के साथ ही आपको सराहना के आवेश का अनुभव होता है। आप दूसरे के एहसासों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे जैसे दिन बढ़ता है आपको नाखुश लोग दिखाई दे सकते हैं जो चिड़चिड़े, निराश या कष्ट में होते हैं और जब वे अपनी नकारात्मक भावनाओं को आपकी ओर मोड़ देते हैं तो आपके लिए उनकी सराहना करना मुश्किल हो जाता है और तब आप खुद को दोष देते हैं कि आप इतने मजबूत नहीं हैं कि उनके प्रति आपकी नकारात्मकता प्रस्तावित करने के बावजूद उनकी सराहना आप कर सके। वैसे हम ये सलाह कभी नहीं देंगे कि आप किसी ऐसी चीज़ को देखें जो आपको पसंद नहीं है और उसके प्रति अच्छा महसूस करें, बल्कि ऐसी चीज़ों को ढूंढें जिनके मिलने पर वह आपको अच्छा महसूस कराने का कारण बन सके और तब आकर्षण का नियम ऐसी और चीज़ों को आप तक लेकर आएगा। जब आप सराहना के लिए चीज़ें खोज रहे होते हैं, आपका अपने काल्पनिक प्रस्तावों तथा अपने आकर्षण बिंदु पर नियंत्रण होता है, लेकिन जब आप दूसरे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं इस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। हालांकि जब आप वे आपके प्रति कैसा महसूस करते हैं की जगह आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं में अधिक रुचि लेने लगते हैं तो आपका स्वयं पर नियंत्रण हो जाता है। आप नहीं जानते कि आज कौन इनके कुत्ते को कुचल गया या उन्हें किसने तलाक दिया है या किसने उनके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया है। आपको नहीं पता कि वे कैसे रहते हैं, इसलिए आप नहीं समझ सकते कि वे आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं और इसलिए आप उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकते। एक बार जब आपने निर्णय ले लिया कि आपको अच्छा महसूस करने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है और आपने निर्णय ले लिया कि आज आप बोधपूर्वक कुछ ऐसी चीज़ों को खोजेंगे जिनकी सराहना कर सकें, तो अब आपके ध्यानार्थ वस्तु सराहना का एहसास है। आपने अपने आप सराहना योग्य वस्तु के बीच एक सर्किट स्थापित कर लिया है जिस पर आकर्षण का नियम जल्दी ही काम करना आरंभ कर देगा, जिससे आप ठीक अभी और भी सराहना योग्य चीज़ों को देख सकते हैं। सराहना करते हुए आप सतर्क नहीं रह सकते। यदि आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आपके अनुभवों को केवल एक चीज़ प्रभावित करती है कि आप में ऊर्जा किस तरह प्रभावित हो रही है, यदि आपको लगता है कि यह संभावना, भाग्य, संयोग, सांख्यिकी या औसत के नियम की बात है, तो जब आपका समाचार में देखते हैं कि आपके पड़ोस में ही एक हत्यारा खुलेआम अपनी कार में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है, तो आप भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी खुशी या आपका कल्याण उसके व्यवहार पर निर्भर है। लेकिन जब आपका कल्याण उसके व्यवहार पर निर्भर है और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि आप तो यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ पर है, आपके पास इतने पुलिसकर्मी नहीं हैं जो उसे संभाल सके, तब आपकी असुरक्षा तेजी से बढ़ने लगती है। हम आपको अभौतिक ऊर्जा के साथ आपके संबंधों के महत्व का एहसास करवाना चाहते हैं और सराहना इसका सबसे आसान व तेज तरीका है। जब अभौतिक ऊर्जा के साथ संपर्क करने की आपकी इच्छा पर्याप्त हो जाती है तो आपको हर घंटे अपनी सराहना को प्रवाहित करने के दर्जनों तरीके मिल सकते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति इसे आपकी ओर प्रवाहित करता है या नहीं, अन्यथा आप सुरक्षात्मक हो जाएंगे और आप सुरक्षात्मक होने तथा सराहना का काम एक साथ नहीं कर सकते। जब आप सराहना पर केंद्रित होते हैं तब सराहना ही वापस लौटती है, लेकिन आप वस्तुतः सराहना को अपनी ओर लौटता नहीं देखना चाहते, आप इसे अपने भीतर से प्रवाहित होते देखना चाहते हैं। दिन बढ़ने के साथ ही जब आप ऐसी चीज़ों के प्रति जागरूक हो जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं इस इच्छा पर दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और चूंकि अब आप सराहना के आवेश का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए आप अपनी जागरूकता को आसानी से पुनः इस पर केंद्रित कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अब आप उसके प्रत्यक्ष सृजन करता है जिसके लिए आप यहाँ आए थे। जीवन का मतलब कल नहीं है, यह अभी की बात है। जीवन इस पर निर्भर है कि फिलहाल आप ऊर्जा को किस तरह गढ़ रहे हैं।